Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. इस वीडियो में हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस को, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को एंड कुछ सेल ऑर्गेनेलीज को। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। कंट्रोल सेंटर का मतलब पूरे के पूरे सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखता है। जैसे सेल के अंदर कौन सा फंक्शन होगा, कौन सी ऑर्गेनेली कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये सारा की सारी चीज़ जो है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है वो हमारा कंट्रोल सेंटर होता है। ब्रेन ही जो है वो सब चीज़ों का ध्यान रखता है कि हमारी बॉडी में कौन सा फंक्शन हो रहा है, कौन सा फंक्शन नहीं हो रहा, और वो वही सिग्नल्स को पास करवाता है। ठीक है, तो वैसे ही न्यूक्लियस होता है सेल का कंट्रोल सेंटर। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है जो सारी की सारी हमारी इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखते हैं कि हमारी स्किन का कलर क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे। ठीक है, हमारी आइज का कलर कैसा होगा या हमारी हाइट कैसी होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी न्यूक्लियस के पास होती है। और ये जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन होती है ऐसी। ठीक है, और इन दोनों मेम्ब्रेन को मिला के हम इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। और इस न्यूक्लियर एनवलप के बीच में क्या होता है, कुछ छेद होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं। और ये पोर्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो देखो जैसे कि अगर मान लो कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मटेरियल है, अगर उसको न्यूक्लियस के बाहर जाना है, अगर उसको न्यूक्लियस के बाहर जाना है तो वो किसकी हेल्प से जाएगा, इन पोर्स के थ्रू जाएगा। ठीक है, और अगर किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी पार्टिकल को न्यूक्लियस के अंदर आना है तो वो भी इसी पोर्स के थ्रू अंदर आएगा, साइटोप्लाज्म से। ठीक है, जैसे ये पूरा का पूरा सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म से अगर किसी भी चीज़ को न्यूक्लियस के अंदर आना है या किसी भी चीज़ को न्यूक्लियस से बाहर जाना है तो वो किसके थ्रू जाता है, इन्हीं पोर्स के थ्रू जाता है। ठीक है, nuclear envelope has pores between them that allow the movement of particle from inside the cytoplasm and vice versa, मतलब अंदर जाएगा और बाहर जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो न्यूक्लियस के पास क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। अब ये जो डीएनए होता है ना, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक धागे जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ठीक है, जो कि आपको कुछ ऐसा दिखता है, और ये डबल स्ट्रैंड्स होता है जो कि आप आगे हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब डीएनए के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारे करेक्टर्स के बारे में। हमारे करेक्टर्स का मतलब क्या होता है, डीएनए के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे आइज का कलर क्या होगा, हमारी हाइट कैसी होगी, या हमारे बाल कैसे होंगे, कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे। ठीक है, हमारे स्किन का कलर कैसा होगा। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ है, ये सब हमारे जो करेक्टर्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वो सब कौन कंटेन करके रखता है, डीएनए कंटेन करके रखता है वो सारी इंफॉर्मेशन को। उसके बाद ये इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड का मतलब ये पेरेंट से पास होता है बच्चों में, फिर बच्चों से पास होएगा उनके आगे जनरेशन में, फिर ये जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, पास होता है डीएनए। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा कि जो आपके करेक्टर्स हैं, आपकी बॉडी में जो भी करेक्टर्स हैं वो थोड़े थोड़े आपके पेरेंट्स से मैच होते होंगे। मतलब कुछ जैसे मान लो आइज जो हैं आपकी, वो आपके पापा जैसे लगती होंगी, और जो आपकी नोज है या आपका जो स्किन कलर है वो आपकी मम्मी जैसा लगता होगा। मतलब कुछ कुछ करेक्टर्स आप में किनके आ रखे हैं, आपके पेरेंट्स के आ रखे हैं। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो इनहेरिटेड होता है, पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, बच्चों से नेक्स्ट जनरेशन में, ऐसे। ठीक है, इट इनहेरिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू अनदर। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, आगे पास ऑन करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, और यही डिसाइड करता है स्किन कलर क्या होगा, आई कलर क्या होगा, हेयर कैसे होंगे, हाइट क्या होगा, मतलब सारे के सारे करेक्टर्स को यही डिसाइड करता है। उसके बाद देखो जीन्स क्या होता है। जीन्स ना एक स्पेसिफिक सेगमेंट होती है डीएनए की। डीएनए तो क्या है, जो हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। मान लो ये डीएनए है, ठीक है, इसके पास हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि हमारी आइज का कलर क्या है, स्किन कलर कैसा है, हाइट कैसी है। ठीक है, हाइट लंबी होगी, छोटी होगी, बाल कैसे हैं हमारे, तो इसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर डीएनए का एक छोटा सा पीस देखे, एक छोटी सी सेगमेंट देखे डीएनए की, एक पर्टिकुलर करेक्टर को लेकर वो बैठा हुआ होता है। ठीक है, डीएनए की एक छोटी सी सेगमेंट, एक स्पेसिफिक सेगमेंट जिसके पास एक पर्टिकुलर करेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि मान लो ये जो डीएनए की सेगमेंट है
है, इस डीएनए के सेगमेंट के पास हमारी आईज का कलर है कि हमारी आई का कलर कैसा होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, ठीक है, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, कि हमारी आईज का कलर जो भी होगा वो इस सेगमेंट के पास है, ठीक है। उसके बाद मान लो हमने ये सेगमेंट देखा, अब इस सेगमेंट के पास कौन सी इंफॉर्मेशन है कि मान लो हमारी हाइट कैसी होगी, लंबी होगी, छोटी होगी, मीडियम होगी, ठीक है, तो हमारी हाइट जैसी भी होगी तो वो इस सेगमेंट के पास है। तो जीन का मतलब होता है ये डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखती है, ठीक है। जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन द कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे आई का कलर क्या होगा, स्किन कलर, शेप ऑफ नोज, ये सब। उसके बाद देखो क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमेटिन का मतलब होता है जब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड का मतलब होता है जब जो न्यूक्लियस होता है ना डीएनए के अंदर वो क्या होता है, फैला हुआ होता है। जब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो एकदम फैला हुआ होगा, स्कैटर्ड होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे, ठीक है। व्हेन द डीएनए इज स्कैटर्ड इन द न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड द क्रोमेटिन। अब जब इसी क्रोमेटिन मतलब जब सेल जो होगा ना, जब सेल जो होता है वो डिवाइड होता है तो ये जो क्रोमेटिन होता है ना वो कंडेंस्ड हो जाता है। क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, और वो एक ऐसी शेप ले लेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है, इट इज द हाईली कंडेंस्ड एंड द कोल्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम क्या होता है, ये डीएनए की ही फॉर्म होती है, ठीक है। मतलब यही तो जो स्कैटर्ड न्यूक्लियस, यही तो जो स्कैटर्ड डीएनए है, यही तो कंडेंस्ड हो गया, तो ये एक डीएनए की ही फॉर्म है, ठीक है। और ये हाईली कंडेंस्ड होता है। और ये जो क्रोमोसोम होता है ये किससे मिलके बना हुआ होता है, ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। एक होता है डीएनए और इसमें कुछ कुछ प्रोटीन्स भी लगे हुए होते हैं, और इसकी जो शेप होती है, इसकी शेप कुछ ऐसे देखने को मिलती है आपको, 8 टाइप की, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अब देखो न्यूक्लियस के बेसिस पे ही सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक प्रोकैरियोटिक एंड एक यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है पुराने, प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है, मतलब पुराने सेल्स। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, जिसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो डिफाइन नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन इज नॉट डिफाइन, वो डिफाइन नहीं होता, और उसमें जो डीएनए होता है एकदम फैला हुआ होता है, एकदम धागे जैसा ऐसा फैला हुआ होता है, स्कैटर्ड होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल मतलब डिवेलप्ड सेल्स होते हैं ये, ठीक है, जो एकदम नए सेल्स होते हैं, डेवलप्ड सेल्स होते हैं, जो किस में होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, एनिमल्स में होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है, ठीक है, उसमें डीएनए भी कंडेंस्ड होता है, मतलब सब चीज़ें उसमें सही होती है, एकदम वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में जितनी भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब जैसे ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर की दो मेम्ब्रेन होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, मतलब उसके जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है ना न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की है ही नहीं, ठीक है। डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेलिस का मतलब होता है जैसे लाइसोसोम हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये कुछ सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं, ठीक है, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। तो वो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं वो इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती, लेकिन इसमें सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेली होती है जो कि क्या होती है, राइजोसोम, ठीक है। राइजोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या काम करता है, प्रोटीन्स को बनाता है। राइजोसोम इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स भी होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस भी होती है, और इसमें राइबोसोम भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, ओनली वन क्रोमोसोम, और इसमें यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, मोर देन वन क्रोमोसोम। और इसमें जो सेल का जो साइज होता है ना, वो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो भी जनरली क्या होता है, स्मॉल होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। एंड इसमें जो साइज होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है।
और इसमें एक फ्लैजिला भी होता है। फ्लैजिला किस चीज़ में हेल्प करता है? फ्लैजिला हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। अब देखो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, ये पर्टिकुलर किस में होता है? बैक्टीरिया वगैरह के सेल्स होते हैं ये, ठीक है। तो उनमें क्या होता है? फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसा कुछ एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किस चीज़ में हेल्प करता है? मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। अब देखो जैसे इसमें डीएनए है, डीएनए भी क्या है? एकदम स्कैटर्ड है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में होते हैं? मेनली बैक्टीरिया में होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है। और यूकैरियोटिक सेल किन में होते हैं? यूकैरियोटिक सेल प्लांट्स या ह्यूमंस और एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सेल ऑर्गेनेलिस क्या होता है? सेल ऑर्गेनेलिस का मतलब होता है, अब जैसे देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे जो किडनी होती है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब काफ़ी सारे जो ऑर्गन होते हैं वो अपना अपना काम को परफॉर्म करते हैं, है ना। तो वैसे ही जो सेल होता है ना, सेल में भी कुछ ऑर्गेनेलिस होती हैं, सेल में भी कुछ सेल की ऑर्गेनेलिस होती हैं जो सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। ऑर्गेनेलिस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, लाइक वी हैव ऑर्गन्स फॉर डिफरेंट फंक्शन। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वैसे सेल के पास भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिस है जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। कोई प्रोटीन बनाता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कोई पैकेजिंग का काम करता है, ये सब, ठीक है। अब देखो सबसे पहली जो कि सेल ऑर्गेनेली हमने पढ़नी है वो कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो क्या होती है, जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर कुछ ऐसे शीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे कुछ शीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इन्हीं शीट लाइक, इन्हीं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर कुछ शीट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब ER से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाना, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, मान लो न्यूक्लियस ने कोई चीज़ बनाई, अब उस सब्सटेंस को, उस चीज़ को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म में। मतलब न्यूक्लियस से वो सब्सटेंस को लेगा और वो साइटोप्लाज्म में उसको भेज देगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब इसकी मेम्ब्रेन होती है। हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, क्या चीज़ में हेल्प करता है? मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। किसके बीच में? न्यूक्लियस के बीच में एंड साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके ऊपर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब कुछ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकदम स्मूथ होंगे और कुछ जो होंगे ना ऐसे थोड़े रफ होंगे, ठीक है, जिनके ऊपर क्या होंगे? कुछ कुछ डॉट हैं। कुछ एंडोप्लाज्मिक जो होंगे वो कुछ रफ होंगे। रफ किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा रफ बन जाता है, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो स्मूथ रहते हैं। अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट है, और जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे, क्योंकि जो राइबोसोम है वो भी तो उसी के ऊपर प्रेजेंट है ना। तो इसके बेसिस पे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब जो एकदम स्मूथ है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। राइबोसोम नॉट अटैच टू द सरफेस ऑफ ER, मतलब जो राइबोसोम होते हैं उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई भी अटैच नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो सरफेस है वो हमें रफ देखने को मिलता है। और अगर तुम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखोगे तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तुम्हें स्मूथ देखने को मिलेगी, एंड रफ वाली रफ देखने को मिलेगी माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। उसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये क्या बनाते हैं? ये लिपिड्स की फॉर्मेशन करते हैं, लिपिड सिंथेसाइज करते हैं, लिपिड्स को बनाते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? कुछ फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऑयली सा सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होती है ये लिपिड्स को बनाते हैं और हार्मोन्स को बनाते हैं। मतलब जो भी हार्मोन्स होते हैं ना वो सारे हार्मोन्स को कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। और ये लीवर सेल में डिटॉक्सिफिकेशन की हेल्प करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है लीवर सेल को साफ करने का काम,
ठीक है, लीवर सेल को साफ करने का काम। और कौन से लीवर सेल में डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, मतलब वो मैमल्स के अंदर जिनके पास क्या होती है, वर्टिब्रा होती है, ठीक है, उन वर्टिब्रे होती है, तो उन्हीं लीवर सेल को ये क्या करेंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे, मतलब उन्हीं लीवर सेल को ये फिल्टर करते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन को भी सिंथेसाइज करते हैं, हार्मोन बनाते हैं, लिपिड्स की भी सिंथेसाइज करते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच होते हैं, सरफेस रफ दिखता है, और देखो इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होती है, मतलब वो प्रोटीन बनाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। और ये एंजाइम की सिंथेसाइज भी करते हैं, एंजाइम को भी बनाते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। कैटालाइज का मतलब होता है जो केमिकल रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब उसका जो रेट होता है रिएक्शन का, वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इनका डिटॉक्सिफिकेशन में कोई भी रोल नहीं होता। और इसका जो डिफरेंस होता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है वो होती है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस देखो कुछ ऐसे देखने को मिलती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये पैरेलल स्टैक्स होती है, और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, जो कि क्या होती हैं, पैरेलल होती है एक दूसरे के, क्या होती है, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, कुछ ऐसे देखने को मिलती हैं। ये एक पैरेलल स्टैक्स के अंदर अरेंज होता है। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक, और इसी स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो, सिस्टर्न्स भी बोलते हो, ठीक है। और इसको हम गोल्गी अपैरेटस भी बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज को। और इनका काम क्या होता है, अब जैसे देखो न्यूक्लियस ने कोई चीज़ बनाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गई, ठीक है, उसके बाद गोल्गी बॉडीज क्या करेगा, उसी सब्सटेंस को वो अपने पास ले लेगा, उसको स्टोर करेगा, उसको अपने पास स्टोर करके रख लेगा, और उसको देखेगा कि वो सब्सटेंस सही है, वो मटेरियल सही है या नहीं है। अगर वो मटेरियल सही नहीं होगा तो गोल्गी बॉडी क्या करती है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करती है, उसको और सही बनाती है, ठीक है। उसके बाद उसी सब्सटेंस को वो क्या करती है, पैक करती है, ठीक है। वो उसी सब्सटेंस को क्या कर देती है, पैक कर देती है। उसके बाद उस सब्सटेंस को आगे ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो गोल्गी बॉडी के होते हैं 4 फंक्शन, जो कि पहला है स्टोर करके रखना, मतलब जो भी सब्सटेंस न्यूक्लियस ने बनाया उसको स्टोर करके रखना, फिर उसको चेक करना कि वो सब्सटेंस सही है या नहीं है, अगर वो सही नहीं होता तो उसको मॉडिफाई करना, ठीक है, मॉडिफाई करके उसको पैक करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना। तो ये था सारा का सारा गोल्गी अपैरेटस।